बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी असेसमेंट एंड मेथड वैलिडेशन। तो आज हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो हैं या इसका बैकग्राउंड। Analytical reports or measurements are used for regulatory purposes or forensic investigations, all of which may have to be defended in court or court of law. आपके जितने भी तजज़ियाती रिपोर्ट्स होती हैं या आपकी क्रिटिकल मेजरमेंट्स होती हैं वो रेगुलेटरी मकसद के लिए यूज़ होती हैं या जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है उनसे रिपोर्ट्स मरतब की जाती हैं, उन सबको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिफेंड करना पड़ता है विद एविडेंस, विद ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। The concept of good laboratory practices GLP and method validation and quality assurance for testing laboratories have evolved as an approach to assure to the extent possible that reported analytical results are correct within the prescribed or documented limits. आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसका एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, उसका एक फ्रेम प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अश्योर होनी चाहिए कि वो पॉसिबल एक्सटेंट तक बिल्कुल ठीक है जो भी आप रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, और वो विद इन द लिमिट्स हैं जो आपको लिमिट डिफाइन दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे क्या एक्यूरेसी लेवल डिमांड किया गया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की गई है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दैट डिस्कशन, द concept of good laboratory practices was established. Various government agencies like EPA, Environmental Protection Agency, Food and Drug Administration, FDA, and all the private agencies like AOS, Analytical Official, Association of Official Analytical Chemists International, ASTM, have designed their own specific guidelines for good laboratory practices और मेथड वैलिडेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। कोई भी लेबोरेटरी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, तो उन्होंने अपने सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन तरतीब दी होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि वो गाइडलाइन जो है वो उनके काम की एक्यूरेसी, उनकी क्रेडिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस या जो पैरामीटर्स होते हैं वो विद इन दैट गाइडलाइंस या स्कोप के अंदर रह के काम किया जाता है। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कैन बी डिफाइंड एज बॉडी ऑफ रूल्स, operating procedures, and practices established by a given organization that are considered to be mandatory with a view of ensuring quality and correctness in the result produced by a laboratory. कोई भी लेबोरेटरी है तो उसको वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है, और उन्होंने कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ इस तरह की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं, और वो जो एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है, इसलिए कि वो उनको अश्योर कर सकें कि हमारी जो लेबोरेटरी के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और अकॉर्डिंग टू एक सर्टिफाइड प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनके इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हासिल किए गए हैं। Quality Assurance Unit QAU is responsible for implementing quality procedures and assessing them on a continuing basis. This will include audits of the laboratory
फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अपनी क्रेडिबिलिटी को वो एस्टेब्लिश करने के लिए जो लेबोरेटरीज हैं वो उनका टाइम टू टाइम ऑडिट किया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म की उनकी सर्टिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो उनकी इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनको फुलफिल किया जाता है। और ये वैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली जो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होता है वो उन तमाम क्वालिटी प्रोसीजर्स की इम्प्लीमेंटेशन को अश्योर करता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए जो गाइडलाइंस मरतब की गई हैं उनको फॉलो करते हुए हासिल किए गए हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को ये अश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट की। और जब हम आम रोजमर्रा लाइफ के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको डील करते हैं, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी होती है। आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं या कुछ इस तरह के क्या कहना चाहिए यूनिट्स होते हैं जिनसे हमारा अक्सर वास्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही कॉमन सुनने में आती हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी असेसमेंट। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनका पर्पस क्या है, ये काम कैसे करती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या इनका दायरा कार क्या होता है। तो सबसे पहले जो बिग यूनिट है उसको देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। A system of activities whose purpose is to provide to the produce or the user of a product or service the assurance that it meet the need of user। आपने इस एक सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज होता है जिनका पर्पस ये होता है कि उन्होंने एक अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के मुतल्लिक अश्योरेंस देनी है, अश्योर करना है, गारंटी देनी है कि यूजर की जरूरियात के मुताबिक ये चीज बनाई गई है, उनकी जरूरत के मुताबिक है। और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और बेसिकली जो क्वालिटी एश्योरेंस है, आपकी क्या कहना चाहिए कि जितनी भी आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिलती हैं, आप एक एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देख लें, आप कोई किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट कमर्शियल लेवल पे जो आप यूज़ करते हैं, अपने घरों में सिरप लाते हैं, आप स्क्वैश लाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके ऊपर एक लेबलिंग होती है जो उसकी सेफ्टी के मतलब, उसके अगर कोई साइड इफेक्ट हैं तो उसके मतलब, या उसका पूरा लिटरेचर जो है उस मेडिसिन का या उस प्रोडक्ट का आपको दिया जाता है। और बेसिकली आप उसको फॉर एग्जांपल आप एक सरबैक्स मेडिसिन है, ठीक है, सप्लीमेंट है, आप उसको लेते हैं, तो अगर आप कभी उसको गौर से देखेंगे तो उसके अंदर जो भी आपको उसके अंदर विटामिन हैं, या फिर उसके बाद विटामिन से हटके आप उसके अंदर मिनरल्स का एक सीरीज दी होती है। तो उस तमाम चीज़ों की एक जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, इस मेडिसिन के अंदर फलां फलां कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस मिकदार के अंदर है। अब सरबैक्स एक मेडिसिन है, ठीक है, वो भी बेसिकली इसी तरह की है। तो अगर आप वो भी मल्टी मिनरल और क्या कहना चाहिए मल्टी विटामिन की है, सप्लीमेंट टाइप है। अगर आप इस एंगल से बहुत सी मेडिसिन देखते हैं, आप इन मेडिसिन को देखेंगे, कभी भी उनकी क्या कहना चाहिए जो एक एक चीज है वो बराबर नहीं होती, वो कॉपीराइट होते हैं। तो बेसिकली उनकी जो भी उनकी मिकदारें होती हैं उनके लेबल के ऊपर लिखी होती हैं, जो उसकी अश्योरेंस के बाद उसके ऊपर दी जाती हैं। जो क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है वो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो पहले उसका एनालिसिस करके उसके लेबल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेक करता है, क्या ये मेडिसिन, ये ड्रग, ये फूड प्रोडक्ट या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ है या फैब्रिक है, क्या वो उन क्वालिटी पैरामीटर्स जो डिमांडेड हैं उनके मुताबिक है। और फिर उसके बाद उसकी लेबलिंग करने के बाद मार्केटिंग के लिए या उसको कमर्शलाइजेशन के लिए
भेज दिया जाता है। तो उसकी तमाम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती हैं वो सारी उसके ऊपर लेबल होते हैं, लेबल के अंदर मेंशन होती हैं। तो बेसिकली आप एक कस्टमर को, आप अपने एंड यूजर को या किसी भी चीज को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई घर है, उसके अंदर आपने एक अगर प्लम्बर बुलाना है, तो एक कंपनी क्या कहती है कि हमारा प्लम्बर बाइखलाक है, हमारा प्लम्बर यूनिफॉर्म में आएगा, हमारा प्लम्बर जो है वो इस तरह से आपसे डिसेंट मैनर से बात करेगा, उसके काम की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, वो काम करने के बाद सफाई करके जाता है, आपने जिस यूनिट में काम करवाना है। तो बेसिकली ये तमाम चीजें जो है ये क्या है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस है कि कोई कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट दे रही है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी वो क्या कहना चाहिए, उसको उनकी जो क्वालिटी है उसको श्योर कर रही है। अब एक बंदा जो है उसने सर्विसेज हायर करनी है या प्रोडक्ट लेना है, तो उसकी आप कंपनी के प्रोफाइल पे उस चीज़ की वो तमाम जो एस्पेक्ट है उसके फीचर है उनको देखेगा, और फिर कहेगा हाँ ये मेरी ज़रूरत के मुताबिक है, ये मेरी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो उनको डिमांड करेगा। सो the quality assurance, a system of activities whose purpose is to provide to the produce or the user of a product or service the assurance that it meet the need of user, कि आपकी जरूरत के एन मुताबिक है। क्वालिटी कंट्रोल, तो बेसिकली कभी भी कोई आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो छू मंतर से नहीं बनती, वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक आने के लिए उसको एक सीरीज ऑफ स्टेप से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप प्रोडक्शन करते हैं, तो रॉ मटेरियल जो है पहले उसकी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, फिर उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। तो गोया आप ये देखें कि ओवरऑल मैं आपको देखता हूँ कि उसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बाद कभी भी कोई उसकी जो प्रोडक्ट है वो एक स्टेप में नहीं बनती, मुख्तलिफ स्टेप में बनती है। अब उसके रॉ मटेरियल से लेके एक एक स्टेप की कंप्लीशन और उसकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जाता है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक बने, जो आपने चीज़ें प्लान की हुई हैं उनके मुताबिक बने, या जो हमारे कस्टमर हैं जो उनकी ज़रूरियात हैं या उनकी जो डिमांड है उसकी नीड्स हैं उनके मुताबिक बने। तो बेसिकली वो तमाम ओवरऑल सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ whose purpose is to control the quality of a product or service so that it meets the needs of a user. The aim is to provide the quality that is satisfactory, adequate and dependable. और इस तमाम जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, उसका पर्पस ये होता है कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक, जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सके, और ड्यूरिंग द ओवरऑल प्रोसेसिंग प्रोसेस जो हमारी चीज़ की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो, जो हम एंड पे प्रोडक्ट की क्वालिटी चाह रहे हैं वो बने। तो उसको थ्रू आउट द प्रोसेस उसको एवेल्युएट किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, एंड वो जिन प्रोसेसेस से जो नेगेटिविटी से उसको मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है उनको बोल लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल। द ओवरऑल सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज whose purpose is to control the quality of a product or service so that it meet the need of user. The aim is to provide the quality that is satisfactory, adequate and dependable. और नेक्स्ट टर्म है क्वालिटी असेसमेंट। अब आपने क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आप इन दोनों में डिफरेंस आपने महसूस कर लिया है। और नेक्स्ट है क्वालिटी असेसमेंट, ये इन दोनों टर्मिनोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट है। द ओवरऑल सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज हुज पर्पस इज टू प्रोवाइड द assurance that overall control job is being done effectively. अब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए, जो ओवरऑल तमाम आपका सिस्टमेटिकली सिस्टम या ओवरऑल जो आपका सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, और इनका पर्पस क्या है कि आपकी जो कंट्रोल जॉब है वो बेहतरीन तरीके से जा रही है, यानी कि आपके जो इट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूइंग एवेल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप एचपीएलसी से एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने टाइम टू टाइम अपनी एचपीएलसी को देखना है कि एचपीएलसी ठीक काम कर रही है, वो
वैलिडेटेड है, उसका प्रोसीजर जो है उसकी कैलिब्रेशन हुई हुई है, और जो उसका एक शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस है वो उस शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस के अकॉर्डिंगली उसकी जो कैलिब्रेशन या जो भी उसकी एसओपीज हैं उनके मुताबिक जो है उसको आप प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार जो है एक एग्जांपल है जो मैं आपको जो है ना वो बताना चाहूँगा, ताकि आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंफर्म हो जाएं, ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन हुई। एक बेसिकली आपको पता है कि जैसे एक बड़ी प्रीमियर एनालिटिकल लेबोरेटरी थी दुनिया की, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसको एक इंसिडेंट हो गया, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, उसमें बहुत सी कैजुअलिटी हुई, बिल्डिंग जो थी वो फ्लैट हो गई। तो अब उनको ये टास्क मिला इसको इन्वेस्टिगेशन करने का, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की और बड़ी मेहनत से उसके लिए जो रिपोर्ट मुरतब की। और उन्होंने देखा कि एक टेमोथी मैकवे नाम का आदमी था, वो उसमें गिल्टी पाया गया। और उसको जो है ना वो कोर्ट में जो है ना उसने बम्बिंग और जो फर्स्ट स्टेज उसकी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक वो उस आदमी को डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखें, जो मैकवे की लीगल टीम थी उसने उसको डिफेंड तो करना था। अब उसने क्या किया, उसकी रिपोर्ट की जितनी भी वीकनेसेस थी उनके ऊपर फोकस किया, और उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत से फ्लास थे। और उन्होंने क्या किया कि जो 157 पेजेस की रिपोर्ट थी, उन्होंने मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात और मुख्तलिफ किस्म की जो लीगल टीम थी उसने उसकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करते हुए वो सारी की सारी जो है वो दबरदूज कर दी, और सिर्फ उसमें से जो 3 पेजेस जो हैं वो एज अ एविडेंस कंसिडर हुए कोर्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये था, द रिपोर्ट वाज द रिजल्ट ऑफ एन 18 month of investigations, and that was triggered by a whistleblower in the lab who filed hundred of complaints claiming contamination in the explosive unit lab among the hundred of other accusations। अब बात यह थी कि उन्होंने उसके अंदर कहा कि उसकी कंटेमिनेशन थी, उसमें फलां था, उसमें यह भी हो सकता है, उसमें यह भी हो सकता है। तो अब उनकी वीकनेसेस को इंडिकेट करने के बाद अब मैं इसको शार्ट करके बता रहा हूँ कि वो जो उस बंदे के अगेंस्ट डिसीजन देना था, जो कोटा फला थी, उन्होंने उस लेबोरेटरी को एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ एडवाइसेस जो है वो सबमिट की कि आपने नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कोई रिपोर्ट मुरतब करनी है तो आपने पहले तो आपकी लैब जो है दैट शुड बी एक्रीडेटेड, दैट शुड बी सर्टिफाइड। और आपने जितने भी एतराज़ात उठाए गए हैं, तो कंटेमिनेशन को कैसे मैनेज किया गया, सैंपल साइज क्या था, या मुख्तलिफ एनालिटिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसके अंदर जो है ना उनको आपने किस तरह से ख्याल रखा है, और कैसे आप इन एतराज़ात को दूर कर सकते हैं, कि यानी कि कोई भी जो एतराज़ है उसके अगेंस्ट एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना था जो नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है वो सारा मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। और उन्होंने जो क्या कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम को कोर्ट ने 40 सिस्टमेटिक सुजेशन जो हैं वो दी, ताकि वो अपनी लैब प्रैक्टिसेस को करेक्ट कर सकें, जिसमें इंक्लूडिंग द परसुइंग एक्रीडेशन बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्राइम लेबोरेटरी डायरेक्टर्स, लेबोरेटरी एक्रीडेशन बोर्ड, ये मुख्तलिफ इसके नाम थे। सम प्रैक्टिसेस द लैब वाज टू इंस्टीट्यूट इंक्लूड। अब उन्होंने उसको जो एडवाइसेस प्रोवाइड की कि फॉर एग्जांपल अगर आपने गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो एक्सरसाइज करनी है उन तमाम फ्लास को निकालने के लिए, ईच एग्जामिनर वो की पॉइंट क्या थे, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के की पॉइंट क्या होने चाहिए। ईच एग्जामिनर हु एनालाइज एविडेंस शुड प्रिपेयर एंड साइन अ सेपरेट रिपोर्ट। हर आपका जो इन्वेस्टिगेशन पे मामूर शख्स है, जो एविडेंसेस को एनालाइज करता है, एग्जाम करता है, उसको अपनी अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करनी चाहिए, और उसके ऊपर उसके साइन होने चाहिए कि ये इस तारीख को इस टाइम इस शख्स ने रिपोर्ट बनाई है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ऑल केस फाइल शुड कंटेन नोट्स
printout, chart, and other data records used to reach conclusions. और जितनी भी आप इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयाँ करेंगे उनकी एक बाकायदा तौर पे फाइल्स या उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, printouts, charts, and other data records used to reach conclusions. The lab must develop a record retention and retrieval system. यानी कि ये आपकी क्वालिटी एश्योरेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये बुलेट 3 जो है, लैब मस्ट डेवलप अ रिकॉर्ड रिटेंशन एंड रिट्राइवल सिस्टम। आप कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपका घी है, मार्केट में बना है, किसी इंडस्ट्री में बना है, अब जब उसको पैकिंग से पहले उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी मुख्तलिफ जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उनकी एक रिपोर्ट मरतब की जाती है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हो तो उसको मार्केट किया जाता है और उसका बैच वाइज रिकॉर्ड जो है एनालिसिस का और सैंपल का, वो क्वालिटी एश्योरेंस लैब के अंदर रखा जाता है। उसको आप कंप्लायंस सेल भी बोलते हैं। तो इन केस कभी फ्यूचर में उस आपकी प्रोडक्ट के मतलब कोई कंप्लेंट आती है तो वो फौरन से कंप्लेंट रेफर की जाती है उस क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के अंदर। और वो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट जो है फिर उस सैंपल को देखने के बाद, उसका बैच देखने के बाद, वो अपनी रिपोर्ट को देखती है, उसको दोबारा से उसको एनालिसिस करती है और फिर अपना पूरा रिकॉर्ड जो है वो उसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कहना चाहिए, द लैब मस्ट डेवलप अ रिकॉर्ड रिटेंशन एंड रिट्राइवल सिस्टम, कि जब भी उसकी जरूरत पड़े तो आपका रिकॉर्ड उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल हो और आप उसको रिव्यू कर सके। The written procedures for handling evidence and for avoiding contamination should be refined. तो उसके बाद आपने कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए या एविडेंस को हैंडल करने के लिए कुछ रिटन प्रोसीजर्स होने चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ताकि आप उन गाइडलाइंस को, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये काम करेंगे, ताकि उनके अंदर जो अपना एविडेंस को हैंडलिंग करने के लिए एसओपीज हैं वो उनको फॉलो करें और इसी तरह उनमें कंटेमिनेशन या गलती के चांसेस जो है वो कम से कम हों। Now, many of these concerns relevant to the FBI lab are not applicable to many other laboratories, but they illustrate the importance of instituting good laboratory practice. Had the FBI lab been more diligent in care of its practices, it may be avoided the turmoil of this investigation. अब ये है कि ये जितने भी प्रोसीजर, ये 4 गुड लेबोरेटरी की पैरामीटर्स हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के। अब इन चारों पैरामीटर्स में से ज़रूरी नहीं है कि एफबीआई की तरह जितनी भी आपकी लेबोरेटरीज हैं उन सबको ये स्ट्रिक्टली इन तमाम प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। ये लैब टू लैब उनकी जो वर्किंग होती है इसमें समवट चेंज होती है। तो इस एंगल से जो है वो ये चीज़ बताई गई है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ समझने में, देखने में ऐसे लगता है ये जैसे सारी चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे टेक्निक है, मेथड है, प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। तो ये आम तौर पे उर्फ़े आम में अगर कोई बंदा टिपिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं है, इन चीज़ों को एक ही चीज़ समझता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चारों की चारों जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं और हम इनको देखते हैं। जैसे इनकी डेफिनेशंस हैं और आगे इनकी एग्जांपल दी हुई हैं। टेक्निक क्या है? टेक्निक साइंटिफिक प्रिंसिपल यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन। आप फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन करते हैं, आप जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं किसी बेस की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए। तो गोया उसके अंदर जो बेसिकली मेन प्रिंसिपल है वो है एसिड बेस रिएक्शन। वो क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है, तो वो इसका प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल आप क्या कहना चाहिए, कोई मेटल का एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक उसका प्रिंसिपल है कि वो क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं या रेडिएशन एमिट करते हैं। तो गोया एक ये प्रिंसिपल है। तो टेक्निक जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है,
एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये एक प्रिंसिपल है, एक टेक्निक है जिसके तहत हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो बेसिकली कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए, उसको टेक्निक बोला जाता है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है, या आगे आप इनकी सब डिवीजन की तरफ चलते जाएंगे तो बेसिकली ये सब टेक्निक्स हैं। उसके बाद है मेथड, डिस्टिंक्ट एडेप्टेशन ऑफ अ टेक्निक फॉर अ सिलेक्टेड मेजरमेंट पर्पस। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है टाइट्रेशन की या एसिड बेस रिएक्शन की, तो आप देखें कि जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं सबके अंदर एक जैसा प्रोसीजर तो नहीं होता। किसी के अंदर कोई इंडिकेटर यूज होता है, किसी के अंदर कोई इंडिकेटर यूज होता है। तो अब वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, लेकिन उन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर जो एंड पॉइंट है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आप उनका तमाम एनालिसिस के लिए आप जो मेथड है वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे पैरानिसिडिन मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक मेथड है। तो अब उसमें से एक ये किसी एक पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब टेक्निक एक ही है लेकिन आगे प्रोसेस मेथड मुख्तलिफ हो सकते हैं। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस क्या है? डिस्टिंक्ट एडेप्टेशन ऑफ अ टेक्निक फॉर सेलेक्टेड मेजरमेंट पर्पस, और प्रोसीजर क्या है? रिटन डायरेक्शंस नेसेसरी टू यूज अ मेथड, रिटन डायरेक्शन नेसेसरी टू यूज अ मेथड। तो अब इस तरह से एक ये मेथड यूज करने के लिए, अब इस मेथड को यूज करने के लिए अब क्या करते हैं, एक रिटन प्रोटोकॉल होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो इसी तरह अब आप देखते हैं मेथड क्या है? डिस्टिंक्ट अडेप्टेशन ऑफ अ टेक्निक फॉर अ सिलेक्टेड मेजरमेंट पर्पस, और प्रोसीजर क्या है? रिटन डायरेक्शन नेसेसरी टू यूज अ मेथड। और प्रोटोकॉल क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल a set of definitive directions that must be followed without exceptions if the analytical results are to be accepted for a given purpose। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल बहुत सी एग्जांपल कोट हो सकती हैं, लेकिन जस्ट मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाना चाहता।